तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर 3, जो कि है लेन देनों का अभिलेखन भाग 1, जिसमें कि आज हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल सौदों की जर्नल एंट्रीज़ के बारे में। तो अगर आपने इस चैप्टर की और पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ व्यावसायिक व्यवहार दिए हुए हैं जिनके लिए हमें क्या करनी है, जर्नल प्रविष्टियाँ करनी है। तो ये थोड़ी सी कुछ स्पेशल एक तरीके से आप कह सकते हैं व्यावसायिक व्यवहार हैं, जो कि आपको थोड़ा सा समझ के इनके लिए जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। तो आइए हम लोग हर एक व्यावसायिक व्यवहार जो भी लेन देन सौदे हुए हैं उनको देखते हैं, समझते हैं और उनके लिए जर्नल एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेन देन से, जो कि है 2024 5 अप्रैल को, कि वेतन के 1000 रुपये अदत्त हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अदत्त क्या होता है, तो ये हम आपको फर्स्ट चैप्टर की जो थ्योरी पोर्शन था उसमें समझा चुके हैं। जो अदत्त व्यय होते हैं वो ऐसे व्यय होते हैं जो कि हमें अभी पेमेंट करना बाकी है। एक तरीके से आपके ऊपर उधारी जो है वो अदत्त कहलाता है। मतलब कि जैसे आपने अपने कर्मचारियों से काम करवा लिया, महीने का एंड हो गया, लेकिन आपने अभी तक उनकी सैलरी नहीं दी है। ठीक है, दूसरा महीना भी चालू हो गया, तीसरा महीना भी चालू हो गया, लेकिन अभी तक आपने पहले महीने की सैलरी नहीं दी है। तो जो अभी आपको सैलरी देना बाकी है वो हो गया अदत्त वेतन। ठीक है, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और यहाँ पे हम लोग इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलेंगे। ठीक, अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहले जो एंट्री है वो क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये एंट्री क्यों हुई, कैसे हुई है, तो देखिए सबसे पहले कि वेतन हमें देना है। ठीक है, तो वेतन हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। तो इस हिसाब से सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है। अब क्योंकि ये वेतन अदत्त है, यानी कि अभी हमें इसे देना बाकी है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, दायित्व हो गया। और जितने भी दायित्व होते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इस वजह से यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी सिंपल सी एंट्री हो गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना, 1000 रुपये ये हमें देना है। ठीक, उसी तरीके से 7 तारीख को किराया के 200 रुपये पूर्व दत्त हैं, यानी कि यहाँ पे हमें पैसा एडवांस में पहले से मिल गया। यानी कि हमने अपने किसी हमारे घर में कोई एक रूम है जिसे हमने किराए पे दिया हुआ है, तो जो उस रूम में जो किराएदार रह रहे हैं उन्होंने एडवांस में ही हमें पैसा दे दिया है रूम के किराए का। ठीक है, तो हमें वो पहले से ही मिल गया। अभी वो रूम में रहना भी नहीं चालू किया और उन्होंने पहले से ही हमें जो है वो अपना किराया दे दिया है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व दत्त, यानी कि हमें पहले से अपना पेमेंट मिल चुका है, एडवांस पेमेंट मिल चुका है। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पे किराए के 200 रुपये मिले हैं, तो यहाँ पे किराया मिल रहा है। ठीक है, किराया मिल रहा है, तो ये हमारी इनकम है, आय है, और आय जो भी होती है वो हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। इसलिए यहाँ पे रेंट अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। और क्योंकि ये हमें पहले से मिली है, प्रीपेड है। ठीक है, यहाँ पे प्रीपेड रेंट है, हमें ये पहले से मिली है, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, एक तरीके से संपत्ति हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एसेट्स हो गई, कि हमें पहले से इतना पैसा मिल चुका है। तो इसलिए प्रीपेड रेंट अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट कर देंगे। ठीक, फिर 10 तारीख को है, मनोहर से 5000 रुपये का ऋण लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम किसी से पैसा ले रहे हैं, लेकिन वो पैसा लोन के तौर पे यानी कि कर्ज के तौर पे ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में पैसा ले रहे हैं यानी कि कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि आने वाली संपत्ति क्या होती है, डेबिट होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग मनोहर का नाम नहीं लिखेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमें जिससे पैसा मिलता है उसके नाम को हम लोग क्रेडिट करके दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग मनोहर से लोन ले रहे हैं, इसलिए हम लोग मनोहर लोन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, लोन ले रहे हैं इसलिए लोन अकाउंट को हम लोग को दिखाना ज़रूरी है। और अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही हमें पैसा मिला होता तो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू मनोहर कर देते, लेकिन यहाँ पे हम ऋण के तौर पे ले रहे हैं, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू मनोहर लोन अकाउंट यहाँ पे दिखाएंगे। फिर 12 तारीख को अमित से 1 लाख रुपए के माल का आदेश मिला। ठीक है,
तो 1 लाख रुपए के माल का आदेश मिला, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इफ़ देयर इज़ नो ट्रांजेक्शन देयर विल बी नो एंट्री। मतलब कि आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा कि कोई भी ऐसा सौदा जो कि मौद्रिक है, यानी कि जो पैसे से रिलेटेड है, जिसको हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो हो रहा है, तो उसी की हम लोग एंट्री करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें आदेश मिला, मतलब सामने से कॉल आया, उसने बोला कि हमें 1 लाख रुपए का माल चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ, ना ही किसी वस्तु का लेन देन हुआ, यानी कि कोई भी लेन देन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ बात हुई है। तो जब तक लेन देन नहीं होगा हम लोग उसकी एंट्री नहीं करेंगे। इस वजह से माल के आदेश मिलने की कोई एंट्री नहीं होती है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएंगे। फिर है कि 12 तारीख को ही क्या हुआ कि अमित से 20,000 अग्रिम प्राप्त हुए, यानी कि पहले तो उन्होंने क्या किया, आदेश दिया कि हमें 1 लाख का माल चाहिए, फिर उन्होंने बाद में क्या किया कि जब हमने एक तरीके से एंट्री पास कर ली थी, ये एंट्री इसलिए, ये इतना लिख के आपको एग्ज़ाम में इसलिए दिखाना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपको ये पता है कि यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे ये इसे लिख के दिखाया। नहीं तो आप नॉर्मली छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर छोड़ देंगे तो एग्जामिनर को ये नहीं समझ में आएगा कि आपको ये चीज़ पता है कि यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। अब यहाँ पे 20,000 हमें क्या हुआ, वहाँ से एडवांस में मिल गया, अमित से ही हमें क्या हुआ, 20,000 रुपये मिला है, यानी कि उसने जो 1 लाख के माल का आदेश दिया उसके लिए उसने 20,000 हमें एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो उसकी एंट्री हम लोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे पैसे का लेन देन हुआ है। तो 12 तारीख को क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा मिला है, टू एडवांस फ्रॉम अमित कर देंगे, क्योंकि हमें एडवांस पैसा मिला है, तो इसलिए यहाँ पे एडवांस फ्रॉम अमित करके दिखाना ज़रूरी है। कितना मिला है, 20,000 रुपये मिले हैं। फिर 16 तारीख को क्या है, अमित को आदेशित माल भेजा, यानी अमित ने जितने माल का आदेश दिया था उतना माल अमित को 16 तारीख को भेज दिया गया। इस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पे जाएगा अमित डेबिट करेंगे, क्योंकि अमित को हम लोग माल बेच रहे हैं, ठीक है। ये भेजने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम लोग अमित को माल बेच रहे हैं। तो बेचने पे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं तो नॉर्मली क्या एंट्री होती है कि उस व्यक्ति का नाम यानी कि डेटर अकाउंट डेबिट करते हैं, टू सेल्स अकाउंट करते हैं। तो यहाँ पे अमित को इसलिए डेबिट करें क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि माल भेजे हैं और पूरा पैसा मिल गया, ये नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि 20,000 तो हमें मिल गया था, लेकिन 80,000 अभी भी मिलना बाकी है। तो 80,000 का माल जो है वो अमित क्या कर रहा है, एक तरीके से उधार में ले रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग अमित को डेबिट करेंगे। अगर यहाँ लिखा होता कि माल भेजा और पूरा पैसा मिल गया तो यहाँ पे कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट जो भी है वो डेबिट करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग ये मानेंगे कि ये अभी भी उधार सौदा है, तो इसलिए अमित को डेबिट करेंगे और यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें अमित से 20,000 रुपये एडवांस मिल गया है तो इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमें 20,000 मिल चुका है, क्योंकि माल तो वो सेल कितने कर रहा है, 1 लाख का, और अमित उधार कितने कर रहा है, 80,000 का। तो हमें 20,000 का बैलेंस तो दिखाना पड़ेगा ना कि 20,000 और डेबिट में कहाँ जाएगा। तो इस 20,000 को जो एडवांस में हमें मिला उसे कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे डेबिट करके कि हमें अमित से एडवांस पहले मिल चुका था 20,000 का, और हमने इस हिसाब से पूरा 1 लाख का माल जो है वो अमित को भेजा है। तो एंट्री सिंपल सी हो जाएगी, अमित डेबिट, एडवांस फ्रॉम अमित डेबिट टू सेल्स अकाउंट करके दिखाएंगे। अब है 18 तारीख को कि रोहन रुपये 20,000 का ऋणी था जो दिवालिया हो गया, अब उससे 1 रुपये में केवल 60 पैसे ही प्राप्त हुए, ठीक है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जो रोहन है वो 20,000 का ऋणी था, यानी कि जैसे आपका बिजनेस है, आप कोई रोहन नाम का व्यक्ति जिसे आपने 20,000 रुपये कर्ज पे दिए हैं, या फिर 20,000 रुपये का उसने आपसे कोई सामान उधार लिया होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हुआ, 20,000 रुपये के लिए रोहन जो है वो आपका कर्जदार यानी कि ऋणी हो गया। अब यहाँ पे बोला कि वो दिवालिया हो गया। दिवालिया का मतलब क्या होता है ये आपको फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिटेल में समझाए हैं, बट अभी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। दिवालिया का मतलब होता है कि ऐसा कर्जदार जिसके पास पैसा ही नहीं है कि वो अपना कर्ज चुका सके, या फिर थोड़ा सा मतलब बहुत कम अमाउंट में उसके पास कुछ पैसे बचे हुए हैं और वो अब उसका अपना पूरा कर्ज जो है वो चुकाने में असमर्थ है, ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति अपना पूरा कर्ज चुकाने में असमर्थ होता है तो उसे हम लोग अकाउंट यानी कि व्यवसाय की भाषा में दिवालिया होना बोलते हैं। तो यहाँ पर जब वो रोहन 20,000 का ऋणी था वो दिवालिया हो गया, तो उससे 1 रुपये में केवल 60 पैसे प्राप्त हुए, यानी कि अगर वो 1 रुपये का ऋणी है तो उस टाइम पे वो क्या कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 60 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, जिसमें से कि वो सिर्फ और सिर्फ 60 पैसे दे पाएगा, 40 पैसे वो नहीं दे पा रहा है।
तो इस आधार पे हमें इसकी एंट्री करनी है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर हम लोग एंट्री क्या करते हैं, इस कंडीशन में जो एंट्री होती है वो होती है कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट करते हैं टू जो भी ऋणी है, जो भी डेटर है हमारा, जैसे यहाँ पे रोहन है तो उसका नाम यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। अब एंट्री ऐसे ये एंट्री क्यों हुई है, तो देखिए 40 पैसे तो हमें मिल रहे हैं, यानी कि अगर वो 20,000 का ऋणी है तो 20,000 का 40% हमें पैसा मिल रहा है, तो पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैड डेट्स का मतलब होता है कि जो बुरा ऋण है, यानी कि ऐसा ऋण, ऐसा पैसा जो कि हमारा डूब गया एक तरीके से, तो जो 40% हमें पैसा नहीं मिल रहा है, 60% तो मिल रहा है तो 60% के लिए कैश अकाउंट को डेबिट कर दिए, और जो 40% पैसा नहीं मिल रहा है, जो हमारा पैसा डूब गया, तो वो एक तरीके से हमारे लिए लॉस हो गया, और लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसलिए बैड डेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कौन दिवालिया हुआ है, कौन हमारा ऋणी था, तो रोहन था, मतलब रोहन से ही हमें पैसा मिला इसलिए कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और रोहन का ही पैसा डूब रहा है, मतलब रोहन से मिलने वाला पैसा डूब रहा है, इसलिए भी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक, तो ये एंट्री हो गई। अमाउंट कैसे दिखाएंगे, तो रोहन देखिए 20,000 का ऋणी था, ठीक है, तो यहाँ पे रोहन के सामने 20,000 दिखा देंगे। बोला है 1 रुपये में 60 पैसे, यानी कि 60%, ठीक है। 60 पैसे का मतलब क्या हुआ, 1 रुपये में 60 पैसे का मतलब क्या हुआ कि 100% में 60% हमें मिला है, तो 20,000 का 60% हमें मिला, तो 20,000 का 60% कितना हो गया, 12,000। तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 12,000 से, बाकी जो 40% नहीं मिला, तो 20,000 का जो 40% है कितना देगा, 8,000। तो 8,000 डूब रहा है, तो उसके लिए बैड डेट्स अकाउंट के सामने 8,000 डेबिट करके दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है नरेशन में दिखा देंगे, बिंग रोहन बिकेम इनसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया हो गया, और सिर्फ ओनली 60 पैसा इन 1 रुपी रिसीव्ड, और सिर्फ हमें 1 रुपये में सिर्फ 60 पैसे जो है वो मिले हैं, ठीक। उसके बाद बोला है 22 तारीख को रोहन से अप्राप्त ऋण 8,000 रुपये जो कि पूर्व में अपलिखित किए जा चुके थे, अब प्राप्त हुए, यानी कि जो 8,000 रुपये हमारा अभी रोहन का डूबा था, जो 8,000 हमें रोहन नहीं दे पा रहा था, वो अब वो देने में समर्थ है, यानी कि कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वो दे पा रहा है। तो इस कंडीशन में अब एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है तो 22 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, और क्योंकि जो हमारा डूबा हुआ यानी कि बैड डेट्स का पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा टू बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी कि जो हमारा डूबा हुआ पैसा है वो हमें मिल रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट करेंगे, और ये 8,000 जो डूबा था वो 8,000 यहाँ पे हमें दिखा देंगे। हाँ, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 8,000 में सिर्फ 4,000 बाद में मिला हो तो सिर्फ 4,000 दिखाएंगे, उससे और कोई मतलब नहीं है, एंट्री यही होगी। अब उसके बाद फिर 23 तारीख को है कि महेश दिवालिया हो गया तथा उससे 10,000 रुपये के पूर्ण भुगतान में केवल 4,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम इसलिए दोबारा ये मतलब ऐसा क्वेश्चन करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 रुपये में 60 पैसे हैं, यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, सिंपल तरीके से बोल देता है कि 10,000 हमें मिलने वाले थे, उस जो हमने उधार दिया था 10,000 हमें किसी से मिलने वाले थे, लेकिन उससे हमें सिर्फ और सिर्फ 4,000 मिला है, यानी कि 6,000 हमारा डूब गया। और देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ है कि बच्चे कभी भी डिस्काउंट समझ लेते हैं कि डिस्काउंट दिया गया है, तो डिस्काउंट नहीं, अगर दिवालिया शब्द यूज़ हो गया यानी कि वो पैसा डूब गया। अगर दिवालिया शब्द यूज़ नहीं हुआ है और तब लिख रहा है कि हमें 10,000 के पूर्ण भुगतान में 4,000 मिले, तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि हाँ डिस्काउंट है, बट इतना भी डिस्काउंट तो कोई देगा नहीं कि सीधे 6,000 ही कम कर दें। डिस्काउंट 100, 200, 500 इतना ही होता है, तो इसलिए दिवालिया शब्द अगर यूज़ है तो हम लोग बैड डेब्ट्स की एंट्री करेंगे। तो एंट्री तो हमारी सेम रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू महेश, और यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा महेश से हमें 10,000 मिलने वाले थे जिसमें से कि हमें 4,000 मिले हैं, तो कितना डूबा, 6,000 हमारा डूब गया, तो ये हम लोग 6,000 दिखा देंगे यहाँ पर, ठीक। फिर 25 तारीख को है, बोल रहा है माल खरीदा है 20,000 रुपये और उसके लिए ढुलाई दी है 500 रुपये, ठीक है। तो माल खरीदा गया है और 500 रुपये की ढुलाई दी गई। एक चीज़ यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी जिस भी वस्तु का जो है वो व्यवसाय हो रहा है, जब वो वस्तु कहीं से खरीद के लाई जाती है या फिर वो वस्तु कहीं पे बेची जा रही है यानी कि भेजी जा रही है, उस कंडीशन में कोई भी व्यय हो रहा है, जैसे ढुलाई का व्यय हो रहा है आदि, कोई भी उसके ले जाने में ट्रांसपोर्ट व्यय कुछ भी लग रहा है, तो वो जो है उसको हम लोग अलग से दिखाते हैं।
ठीक है। तो माल के खरीदने या बेचने पे जो भी व्यय किए जाते हैं उन व्ययों को अलग से लिख करके दिखाया जाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है जो कि फर्नीचर ही खरीदता बेचता है और क्वेश्चन में लिखा है कि एक फर्नीचर का व्यवसायी है जिसने फर्नीचर खरीदा 10,000 का और उसने 200 रुपये जो है वो ढुलाई दी, तो फर्नीचर उसके लिए क्या है, उसके व्यवसाय का माल है। ठीक है, तो वो वहाँ पे फर्नीचर अकाउंट को डेबिट नहीं करेगा, वहाँ पे वो परचेस अकाउंट डेबिट करेगा, क्योंकि वो फर्नीचर जो है वो माल है। अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि फर्नीचर तो संपत्ति है तो फर्नीचर के लिए फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, नहीं। फर्नीचर का वो व्यवसाय करे तो फर्नीचर उसके लिए माल हो गया। उसके अलावा अगर वो और कोई संपत्ति खरीदा जैसे मशीन, भूमि, भवन, तो उसके लिए आप लोग मशीन, भूमि, भवन को ही डेबिट करेंगे। लेकिन अगर फर्नीचर का व्यवसाय है और फर्नीचर खरीद रहा है तो वो उसके लिए माल हो गया, तो वहाँ पे परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। और जो उस पर ढुलाई दी गई है उसको हम लोग अलग से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे माल खरीदा गया है और ढुलाई दी है, तो माल खरीदे या बेचते टाइम जो भी व्यय होता है उसको अलग से दिखाते हैं। तो इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि माल खरीदा गया है, ढुलाई दी गई है, तो कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्यों? क्योंकि खरीदते टाइम ढुलाई दी गई है, तो कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि ये भी व्यय है तो व्यय तो डेबिट होता है। और 2 कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो परचेस माल कितने खरीदा? 20,000 का। कितने का भाड़ा दिया? 500। तो टोटल हमने कितना कैश में दिया? 20,500 रुपये हमारा कैश बाहर गया। ठीक, फिर 27 तारीख को भूमि खरीदी 10 लाख की और दलाली दी है 20,000 रुपये का। ठीक है, भूमि खरीदा 10 लाख का और दलाली कितने का दिया है? 20,000 का दलाली दिया है। तो अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है? संपत्ति खरीद रहा है। तो जब भी कोई संपत्ति खरीदी या बेची जाती है और उस पर कोई व्यय होता है तो उसे उस संपत्ति के साथ ही दिखाया जाता है, अलग से नहीं दिखाते। तो यहाँ पे भूमि खरीदे तो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, और जो दलाली दी है उसका अमाउंट इसी में जोड़ के दिखा देंगे, यानी 10 लाख की भूमि और 20,000 का दलाली। तो टोटल जो भूमि की कीमत हो जाएगी वो 10,20,000 हम लोग दिखाएंगे। नरेशन में मेंशन कर देंगे कि हमने दलाली दी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अलग से ब्रोकरेज अकाउंट को डेबिट करके नहीं दिखाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि माल खरीद रहे हैं या संपत्ति खरीद रहे हैं तो उस टाइम पे हमें व्यय को कैसे दिखाना है। फिर है 29 तारीख को डेबिट कार्ड के माध्यम से माल बेचा है 20,000 का। 20,000 का माल बेचा गया है। तो अक्सर आजकल आप लोग देखते होंगे डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बहुत सारा हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। तो अगर डेबिट कार्ड के माध्यम से माल बेचा जा रहा है तो पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में आएगा, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। 2, क्योंकि माल बेचा है तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा। बिंग गुड्स सोल्ड यूजिंग डेबिट कार्ड, 20,000 का माल बेचा गया डेबिट कार्ड के माध्यम से। लास्ट है बैंक ने डेबिट कार्ड के माध्यम से विक्रय पर कमीशन लिया है 200। अब क्योंकि हम लोग डेबिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं तो बैंक क्या करेगी? कमीशन लेगी उसके लिए। तो कमीशन क्या हो रहा है? आप कमीशन देंगे तो कमीशन एक्सपेंस हो गया, तो कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्योंकि बैंक ले रही तो बैंक कहाँ से लेगी? हमारे अकाउंट में से ही काटेगी, तो इसलिए बैंक से ही हमारे वो पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट कर देंगे, 200 रुपये दिखा देंगे। बिंग बैंक चार्ज कमीशन फॉर यूजिंग डेबिट कार्ड। ठीक, और लास्ट में क्या कर देंगे? हम लोग टोटल जितना भी हमारा अमाउंट है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो आई होप कि ये जो कुछ थोड़े से स्पेशल व्यावसायिक व्यवहार थे जो कि थोड़ा सा आपके लिए समझना इनको ज़रूरी था कि इनकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो आप लोग ये काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब इसके अलावा थोड़ा सा एक होती है प्रारंभिक जर्नल प्रविष्टियाँ, यानी कि जब हम लोग व्यवसाय अपना प्रारंभ करते हैं उस टाइम पे, जैसे कि हम लोग पिछले कई सालों से अपना व्यवसाय चला रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये साल है 1 अप्रैल 2025 है। 1 अप्रैल 2025 को हम लोग कुछ प्रारंभिक जर्नल प्रविष्टियाँ करेंगे जिसमें कि हम लोग दिखाते हैं कि हमारे पास पहले से क्या क्या चीज़ें हैं, उनके लिए जर्नल प्रविष्टियाँ करते हैं। तो वो कैसे करते हैं उसका भी छोटा सा हम लोग क्वेश्चन देते हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पर इस तरीके से जो है वो हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा जब हम लोग प्रारंभिक जर्नल प्रविष्टि करने के लिए अगर बोला जाएगा तो जैसे बोला है यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 को रमेश की पुस्तकों में निम्नलिखित शेष थे। ठीक है, यानी कि 1 तारीख को 1 अप्रैल को जब हमने इस वर्ष का लेखांकन वर्ष स्टार्ट किया तो पिछले साल के जो भी चीज़ें हमारे पास संपत्तियाँ और दायित्व बचे हुए थे, जो पिछले साल की बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी आप इतना समझिए कि पिछले साल हमारे पास ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें बची हुई थी, इनसे हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो इसमें जब आप देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें कॉमन समझ में आएगी, जैसे यहाँ पे फर्नीचर है, मशीन है, देनदार है, बैंक है।
अब ये चारों जो हैं ये हमारी क्या होती हैं, संपत्तियाँ। फर्नीचर, मशीन, देनदार, बैंक, ये सब क्या होती हैं, किसी भी व्यवसाय की संपत्तियाँ होती हैं। और लेनदार, अदत्तव्य, ये दो चीज़ें हैं, ये दोनों क्या होती है, किसी भी व्यवसाय के लिए दायित्व होते हैं। यानी कि लेनदार जो होते हैं जिनका हमें बाद में अभी उधारी चुकाना है, अदत्तव्य जो कि अभी हमें पेमेंट करना बाकी है। तो ये हमारी दायित्व हो गए। तो दो चीज़ें हमें मिली हैं, एक संपत्ति, दूसरी दायित्व। तो इनके आधार पे हमें एंट्री करनी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। संपत्ति आपको पता है कि हमेशा संपत्ति को डेबिट करते हैं और दायित्व को हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो बस हम लोग इसी हिसाब से यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे। फॉर्मेट हम नहीं बना रहे हैं, हम बस ऐसे ही आपको जर्नल एंट्री करके दिखा रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे, मशीन अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक। देनदार यानी कि डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये संपत्तियाँ डेबिट हो गई। क्रेडिट में लेनदार हैं तो 2 क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएगा, ठीक। और 2 आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करिएगा, हम यहाँ पे बस आपको बता रहे हैं, ठीक। अब अमाउंट डालेंगे, फर्नीचर 20,000, मशीनरी 45,000, 11,000 और ये 4,000 का बैंक, ठीक। क्रेडिटर हमारे 12,150 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 150, ठीक। अब दोनों साइड का टोटल करते हैं। देखिए इस साइड कितना आ जा रहा है आपका 20,000 और ये हो गया आपका 45,000 यानी कि 65,000, 65,000 और 11,000 हो गया आपका 76,000, 76 और 4 ये हो गया आपका 80,000, ठीक है। ये हो गया 80,000 डेबिट का, जबकि क्रेडिट आपका सिर्फ और सिर्फ 12,300 रुपये है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस होता है, इसमें जर्नल का नियम क्या होता है, ये दोनों का बैलेंस जो है वो बराबर होना चाहिए। अब हमें दी हुई है इतनी ही चीज़ें, और आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अगर संपत्ति है व्यवसाय में तो पूंजी तो होगी, बट यहाँ पे पूंजी के बारे में हमें कुछ नहीं बोला है और बैलेंस भी जो है वो बराबर नहीं। तो जो बचा हुआ बैलेंस है जो कि क्रेडिट में नहीं है, और क्रेडिट पूंजी क्या होती है, वो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर बचे हुए बैलेंस के लिए हम लोग पूंजी को यहाँ पर दिखा देंगे। 2 कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अब 80,000 में से 12,300 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 68,700 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैपिटल। यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे कि ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर यानी कि जो पैसा बच रहा था वो हमने उसका पूंजी दिखाया। कभी कभी ये पूंजी यहाँ पर आपको लिख के दी हुई रहेगी और नहीं लिख के दी हुई है, तो आपको इस तरीके से करना होगा। तो इस तरीके से कुछ हम लोग अपनी प्रारंभिक जर्नल प्रविष्टि करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।